गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग अच्छे हो? हम भी अच्छे हैं। आज क्लास 10th में चैप्टर 2 वास्तविक संख्याओं पर आधारित है और इस चैप्टर 2 के जो कुछ रूल्स हैं वो इस प्रकार हैं, इसे ध्यान से समझना है। इस चैप्टर में क्या है कि वास्तविक संख्याओं में हमें जैसे क्या क्या सीखना है। सबसे पहले संख्याओं के बारे में सीखना है। तो हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, इससे सबसे पहले हमें समझना होगा प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में जैसे आता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। ओके, इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आ जाइए 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। हो गए? नंबर 3 में आते हैं विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं की जा सकती विषम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सम संख्याएं। पॉइंट नंबर 4, सम संख्याएं 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित की जा सकती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अब आएंगी परमेय। परमेय संख्याएं जैसे P/Q के रूप में, Q = नॉट 0, जैसे 3/4, 5/6, 3। ये सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में होती हैं, जहां पर Q = नॉट 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन सभी संख्याओं को नोट कर लें। नेक्स्ट आगे पढ़ाएं। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट परमेय संख्याएं हो गई। इसके बाद अगले पॉइंट पे जब आएंगे तो हम बताएंगे अपरमेय संख्याएं। अगला पॉइंट है 6, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जैसे हम लिखते हैं √3, √5, √7, 8। ये अपरमेय संख्याएं हैं। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती जो वर्गमूल के फॉर्म में लिखी होती हैं, परंतु उनका वर्गमूल एक पूर्ण अंक के रूप में नहीं हो सकता। कहने का मतलब उनका वर्गमूल पूर्ण अंक के रूप में नहीं होगा, अर्थात पॉइंटों में आएगा। तो ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे हम जैसे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जैसे डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। देख लो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिसमें माइनस की और प्लस की तथा जिसमें जीरो शामिल होता है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों को शामिल किया जाता है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ? अब हम अगला बताते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं की जा सकती हैं। किसी भी संख्या से विभाजित नहीं की जा सकती हैं। कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन सी? 2। इस प्रकार से नोट कर लें। इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 10, वास्तविक संख्याएं। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। हमने जो पॉइंट नंबर 9 तक जितनी भी संख्याएं बताई, वे सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में शामिल की जाती हैं। इस प्रकार वास्तविक संख्याएं क्या हैं? कहने का मतलब है जितनी भी संख्याएं मैंने पढ़ाई, इन सभी को मिला लो तो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्लियर? तो इसी के बाद अब हम चैप्टर पर आएंगे, और आप लोगों ने लिख लिया हो तो ठीक, नहीं तो लिख लो। इसके बाद 1 मिनट के बाद हम आगे पढ़ाएंगे। लिखा है वास्तविक संख्याएं, तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं जो 9 पॉइंट तक मैंने बताए। ये 9 जो पॉइंट हैं यही सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, हाँ, इसमें क्या पढ़ेंगे, इन पॉइंटों को समझना है। सबसे पहले हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना है जैसे मासा, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसको हमें पढ़ना है। अगले पॉइंट में क्या पढ़ना है? अगले पॉइंट में पढ़ना है लसाअ।
इसको कहते हैं लघुतम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में LCM, और इसे कहते हैं HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन जिसके कारण लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ हिंदी में होता है लघुतम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ये 2 पॉइंट इसमें पढ़ाए जाए। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, इन दोनों को भी पढ़ाएंगे। विधि होती है फैक्टर मेथड। पहला विध है जो इसका, वो एक विध है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। लघुतम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों को सॉल्व करने की पहली विधि है फैक्टर मेथड, जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। ये रही गुणनखंड विधि। अगला मेथड जो होता है उसको हम देखो एलसीएम को कैसे कैसे निकालेंगे। एलसीएम को सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन भी मेरे पास है, तो यहाँ से एलसीएम को एलसीएम नहीं, सबसे पहले हम बताएंगे एचसीएफ को सॉल्व करने की दूसरी विधि है। कौन सी विधि? दूसरी विधि। ये कौन सी विधि है? इस विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन। प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। ओके, तो अब देखो इसे हम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, इसके हम एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर पर आते हैं। नोट कर लें। और बच्चों बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, साथ साथ लाइक शेयर भी करते रहें और हमें बताते रहें कि आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है, जिससे हम और बेहतर क्लास करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है? जैसे हम पहला ही सवाल है मेरे पास, मान लीजिए 75 व 100 का हमें निकालना है मास। क्या निकालना है? किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखो, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते हैं, देखते हैं 75 की करते हैं। सबसे पहले अंतिम अंक यदि 5 है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 बचा, 5 25। 5 से फिर काटो, 5 3 15, 3 से काटो, 3 1 3। इसके बाद 100 को हम डिवाइड करते हैं। 5 दूनी 10, 5 से काटो, 5 4 20। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2। तो हमने 75 और 100, 75 और 100 के गुणनखंड किए, जो इस प्रकार ये गुणनखंड हुए। अब क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 75, इसके फैक्टरों को लिखेंगे 5 × 5 × 3 लिखा। इसके बाद 100 के फैक्टरों को लिखेंगे 5 × 5 और × 2 × 2। इसके बाद लाइन करेंगे
देखो 75 और 100 के हमने फैक्टर किए और फैक्टरों को मैंने किस प्रकार रखा। जो अंक कॉमन है उनको एक लाइन के सीध में लिखा और जो अंक कॉमन नहीं है उनको आउटसाइड लिखा। तो देखो जो कॉमन अंक है उनको एक लाइन में लिखा, एक सीध में लिखा। और कैसे लिखा ये लिखा, देखो 75 में 2 बार 5 5, 100 में 5 5 2 बार आया तो उसे लिखा। इसके बाद इस 5 का एक 5, इस 5 का एक 5, तो इस प्रकार कितना हुआ, 5 गुणा 5 हम करेंगे 25 आया। ये आपका 25 क्या है, HCF, क्योंकि हम भाषा को क्या कहते हैं, HCF। तो HCF आया 25। आपने समझा होगा बेहतर तरीके से किस विधि से, फैक्टर मेथड, जिसको गुणनखंड विधि कहते हैं। इस विधि से हमने एक क्या बताया आपको, HCF हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 2, 120 व 120 व 150 का LCM जानते हो, लासा। इसको हमें सॉल्व करना है। तो लिखेंगे हम हल, और हमने कहा था 120 और 150 का सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। ओके, फैक्टर करते हैं। देखो 120 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 15 दूनी 30, 5 से करो 5 3 15, 3 से करो 3 1 3। इस प्रकार 120 का फैक्टर हुआ। 150 का करते हैं, 5 से काटो 5 दिया, 5 छक्के, 3 दूनी 2 1 2। 150 के फैक्टर हो गए, 120 का भी हो गया। अब इसे हम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। 120 को लिखा, 150 को लिखा, 120 से 150 को लिखा। अब इसके फैक्टरों को हम लिखते हैं इसके सामने। तो 1 से 20 के जो फैक्टर है वो देखो क्या क्या है। 2 2 कितना 3 बार आया, 1 2 3, इसके बाद 5 और 3। इसी प्रकार 1 से 50 के फैक्टर लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 5 भी आया, 5 देखते हैं, 2 आया, 5 आया, 3 भी आया और 5 यहाँ पर कितने बार आया, 2 बार। तो 1 बार इधर का लाइन कीजिए। हमने बताया था जो कॉमन अंक होते हैं उन्हें एक लाइन में लिखा जाता है, एक सीट पर लिखा जाता है। 2 ये 2 2 5 3 फिर 5। इसका गुणा करो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 25 दिया, कितने हुए, 25 25 दिया 75। अब इसका गुणा करो, 8 पंजे 40 की 0 और फिर 4 और 8 सत्ते 56 और 4 कितना हुआ 60। कितना हुआ 60। तो हम देखते हैं 1 से 20 और 1 से 50 का LCM क्या आया। LCM = 600। तो LCM आया 600। कितना आया 600। इस प्रकार पूरा सवाल सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का LCM कितना आया 600। इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसे यूक्लिड विभाजन से बताएंगे। हो गया, इसे नोट कर लें।
एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 75 हुआ 100 का HCF यूक्लिड विभाजन से। देखा, तो सबसे पहले इसमें छोटी संख्या कौन सी है 75, बड़ी संख्या कौन सी है 100। छोटी संख्या का हम डिवाइड करेंगे, 75 का भाग देंगे 100, 75 का देंगे 75 एकड़ 75, हटाया बचा क्या 25 का भाग इसमें देंगे 75 में, 25 दिया 75। एक बार पुनः देखते हैं, 75 एकड़ 75, 100 से 75 घटाया 25 यानी 25, इस 25 का भाग इस 75 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो हम देखते हैं लास्ट वह कौन सा पारा था जिससे डिवाइड हो गया किससे 25 से। तो ये आपका है HC 25, क्या आया 25 HCF। एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर आया 25, ये किससे आया यूक्लिड विभाजन से। इसको भी दूसरे तरीके से भी करते हैं, तो ये बहुत बेहतर तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, इसे अच्छी तरह समझें। और इसी के साथ अगले दिन जो क्लास मेरी शुरू होगी उसमें इस चैप्टर का पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक लगाए जाएंगे। इसी के साथ सभी बच्चों को मेरी तरफ से धन्यवाद। नेक्स्ट दिन मिलेंगे। ओके।